हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय क्लास। हमारा सेल डिवीज़न चैप्टर स्टार्ट हो गया था और उसमें हमने सेल साइकिल पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न कैसे होता है। सेल डिवीज़न मैंने कल ही बता दिया था कि सेल डिवीज़न दो टाइप का होता है, मियोसिस और माइटोसिस। मैंने सेल डिवीज़न, अब देखो जो भी हम ये आज डिस्कस करेंगे सेल साइकिल या सेल डिवीज़न के बारे में, तो ये हम बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। अब हमारा एग्ज़ाम है 14 का, किसी को 15 का भी होगा, तो उसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल हमने एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, बिल्कुल बने बनाए क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि आप अब डीप में घुस जाओ, ऐसे नहीं। देखो जैसे इसमें हर लाइन में मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मैंने कल सेल साइकिल बताई थी। अब सेल साइकिल में मैंने क्या कहा था कि सेल साइकिल कितने घंटे रहती है डिवाइड होने में, तो सेल साइकिल में 24 आवर्स लगते हैं। ये आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन ये बन गया। और उसमें कितनी फेज होती है, देखो जैसे सेल साइकिल होती है ना, सेल साइकिल में जो डिवीजन वाला पार्ट होता है, डिवीजन वाला पार्ट केवल इतना सा ही होता है। इसको हम डिवीजन फेज कह रहे थे, याद होगा कल। डिवीजन फेज यहीं पर क्या हो रही थी, ये जो इसको हम डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज कहते हैं, यहीं पर डिवीजन हो रहा है। लेकिन जो ये जो पूरा जो नॉन डिवीजन वाली फेज है, इसको हम क्या कह रहे थे, इंटरफेज। इंटरफेज, इसमें क्या फेज हो रही थी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और यहाँ पर जब सेल एग्जिट हो जा रही थी उसको G0 फेज कह रहे थे। ये हमने पूरा सेल साइकिल में पढ़ लिया था। और सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है, ये पूरा इंटरफेज, ये पूरा 23 आवर्स लगा लेता है। और जो माइटोटिक डिवीजन या डिवीजन फेज जो होती है, ये केवल 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब हम ये सेल साइकिल हम पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि अब हम क्या पढ़ेंगे, डिवीजन फेज। तो डिवीजन कैसे होता है, देखो सेल का डिवीजन दो तरीके से होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। मैंने आपको क्रोमोसोम्स जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक एलोसोम्स होते हैं और एक ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, मैंने कहा था वो सेम होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो दोनों में वो सेम होंगे, क्योंकि वो पूरा शरीर की हमारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आँख, नाक, कान, लीवर, हार्ट, ये सब तो लड़का लड़की का सेम ही होता है। बस एक ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो हमारे गैमेट्स वाला पार्ट है, वो मेल फीमेल में अलग होता है, वो ही अलग अलग बनाता है। बाकी जितनी भी सेल्स हैं वो सेम होती है। अब देखना, सोमेटिक मानी क्या होता है, हिंदी में कहते हैं कायिक, मतलब पूरी काया, पूरा शरीर। तो सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं, कहाँ पर बनती हैं, माइटोसिस में। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, तो फ्लेमिंग ने किसकी डिस्कवरी करी थी, माइटोसिस में। और इसमें एक से दो सेल्स बनती हैं, ये दिमाग में रख लेना। और इतना याद रखना कि जो मियोसिस होती है वो हर्टविग ने उसकी डिस्कवरी करी थी, और इसमें क्या होते हैं, एक से चार बनते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि एक सेल से दो सेल किस में बनते हैं, तो माइटोसिस में, चार सेल किस में बनते हैं, तो मियोसिस में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको दिमाग में रखते जाना, ऐसे एक एक करके क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक है, अब ये जो माइटोसिस है वो कौन से सेल में होता है, तो जो माइटोसिस होता है वो हमेशा सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल मतलब हमारा पूरा शरीर, आँख, नाक, पूरा शरीर, जो हमारे जो गैमेट पार्ट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनको छोड़ के जितने भी हमारे शरीर की सेल्स होती है, उनमें डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ये देखो इसमें लिखा भी एक्सपेक्ट जर्म सेल्स एंड न्यूरॉन सेल्स। जर्म सेल्स मतलब वही स्पर्म और ओवा। स्पर्म किस में होता है, मेल में, और ओवा किस में होता है, फीमेल में। और न्यूरॉन सेल भी में भी क्या होता है, माइटोसिस नहीं होता है। ये भी एक्सेप्शन है, इसको भी आप याद रख लेना, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। अब कितने टाइप की होती है माइटोसिस, ये माइटोसिस के जो ये फेज है, ये तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ही है, लेकिन ये पूरी एक प्रोसेस बताइए। मैंने अभी बताया था ना कि इंटरफेज क्या होता है, G1, S1, G2, ये पूरे 23 आवर्स ले लेता है। लेकिन डिवीजन स्टार्ट फिर कहाँ से होता है, क्योंकि जो इंटरफेज होता है उसमें मैंने बताया था कि इंटरफेज है ना, ये क्या है, एक तरीके की प्रिपरेटरी फेज है। यहाँ पर प्रिपरेशन होता है, जैसे कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही होती है, जैसे किसी की शादी है या किसी का एग्जाम है, तो उसी दिन तो सब कुछ करके होगा नहीं, उसके लिए तो बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर शादी है तो ये शॉपिंग वो शॉपिंग, हर चीज़ का अरेंजमेंट, तो वो सब कौन करता है, इंटरफेज में। अगर प्रिपरेटरी फेज कौन सी है, वो हो गई इंटरफेज में, क्योंकि जीवन का अलग अलग काम है, एस का अलग काम है, G2 का अलग काम है। कहीं पर जो एस है, सिंथेसिक फेज कहते हैं इसको, इसमें इसमें क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब डुप्लीकेशन हो जाता है, इसमें प्रोटीन एंजाइम्स बनते हैं। कल की क्लास में आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस क्या है अभी समझाती हूँ। ये होती है लगभग
केवल 1 घंटे की। तो आपको माइटोसिस के बारे में पता हो गया। अब मैं मियोसिस के बारे में क्या होता है, सेम प्रोसेस ये भी होती है, बस डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर 2n बनते हैं और यहाँ पर क्या बनेंगे n, क्योंकि 1 से 4 बन रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है ना, 2 बार बन जाते हैं, जैसे एक बार 1 से 2 बने, फिर एक बार ऐसे बन जाते हैं 2, तब ये 4 बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ मियोसिस में क्या आ गया, मियोसिस फर्स्ट, सेम मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। जब दोबारा होगी तो उसको प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ऐसे कह देंगे। ठीक है, अब मैं इसको एक बार आपको डायग्राम के साथ समझा देती हूँ कि कैसे होता है। देखो, जैसे ये कोई क्या है, एक सेल है, कोई भी सेल है। अब ये इंटरफेज में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्रिपरेशन हो रही होगी किसी भी चीज़ की। मतलब यहाँ पर डीएनए का डबल हो रहे होंगे, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो डबल हो रहे होंगे। इसकी बात हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्रिपरेशन हो रहा होगा। तो सब डबल, जैसे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो बन रहे होंगे, एंजाइम्स, प्रोटीन्स और डीएनए, जितना भी चीज़ है सब बन रहा होगा। मतलब कि डिवीजन होने के लिए जितनी भी सारी जो भी ज़रूरत होती है वो इंटरफेज में पूरी हो जाती है। अब जैसे हम माइटोटिक फेज में आ जाएंगे तो सबसे पहले प्रोफेज में। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्रोफेज में भी आप क्या याद कर लोगी, 2 तरीके के प्रोफेज हो जाएंगे, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। अब इसमें क्या होगा, इस प्रोफेज में क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये गायब हो जाती है। जब क्योंकि ये गायब हो जाएगी तो तभी तो न्यूक्लियस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है वो क्या हो जाएगा, अपना काम स्टार्ट करेगा। वो क्या हो जाता है, कॉइल होते रहता है और क्या बना लेता है, जो ये क्रोमेटिन, इसको कहेंगे हम क्रोमेटिन, एक तरीका क्रोमेटिन नेट है, ये पूरा जाल तरीके से फैला रहता है। अब इस क्रोमेटिन नेट क्या होता है, ये डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ के बाइंड हो के पैकेज बना के, तो ये क्या बना देंगे, इस तरीके से क्रोमोसोम्स बना देंगे। और जो ये सेंट्रोसोम होते हैं ये भी डिवाइड हो जाते हैं, अपोजिट साइड में आ जाते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई है तो अब क्या होगा पूरा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ तक की पूरी प्रोसेस क्या हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस। जैसे ये साइटोकाइनेसिस, ये कैरियोकाइनेसिस, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है और साइटोकाइनेसिस में अब सेल का डिवीजन होगा, यहाँ वो लास्ट की बात है। अब जो इसमें क्या होगा, अब जो क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिन था वो क्रोमोसोम्स में बदल जाएंगे पूरे इस तरीके से। देखो ये क्रोमोसोम होते हैं ना इस तरीके से, और हमेशा मैंने कहा था कि पेयर में रहते हैं, ये कभी सिंगल नहीं रहते हैं। और जो ये इसके जो क्रोमेटिन का ये पार्ट इसे जुड़ा रहता है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रोमियर कहाँ, किसकी हेल्प से ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर एक होता है काइनेटोकोर। मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, अब इसकी जो बीच का पार्ट है ये किससे जुड़े रहता है, मैंने अभी बताया था सेंट्रोमियर से। और सेंट्रोमियर में भी क्या होता है, ये बीच एक पार्ट होता है इस तरीके से, ये आगे चल के सेंट्रोमियर जो स्पिंडल फाइबर्स ना इसी से जुड़ के इसको खींचेंगे, तो इसको कहेंगे काइनेटोकोर। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है कि स्पिंडल फाइबर को कौन खींचता है उससे, क्रोमोसोम से, तो वो होगा काइनेटोकोर। अब जैसे प्रोफेज में तो पूरे जो क्रोमेटिन नेट था वो क्रोमोसोम्स में बदल गया है पूरी तरह, और ये जो सेंट्रोसोम था वो भी डिवाइड हो गए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जैसे ही मेटाफेज में आएगा तो मेटाफेज में क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स इस तरीके से। तो ये जो 2 थे, अब इनको मैंने क्या कहा था, ये क्या हो गए, अब ये हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर मतलब एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन उसमें क्या है, 2 तरीके से, इस तरीके से जो निकले हैं एक ही क्रोमोसोम से निकले हैं, इसलिए इसको सिस्टर कहेंगे। अगर मान लो यहाँ पर कोई दूसरा क्रोमोसोम आ गया, मान लो एक क्रोमोसोम इसकी बात कर रहे हैं, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर। ठीक है, हो गया। अब इतना ये तो समझ आ गया, ये हो गया क्रोमेटिड। अब मेटाफेज में सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ पर सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंट्रोस में टूट जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, ये पोल में, अपोजिट पोल में। अब क्या होगा, जैसे हम एनाफेज में पहुँचेंगे ना तो ये खींचने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये अपनी तरफ क्रोमोसोम को, जो आधा क्रोमेटिड क्या हो जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर चले जाता है, आधा नीचे चले जाता है। ठीक है, ये देखो जा रहे हैं ना, ये पहले ऐसे थे, फिर आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे, और फिर क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे एक पोल में जाके जमा हो जाते हैं। जैसे टीलोफेज में जाते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई रहती है, जो डिसेबल रहती है, वो अपीयर होने लग जाती है यहाँ पर, मतलब बनने लग जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, सारे ऑर्गेनल्स बनने लग जाते हैं साइड में।
तो क्या होने लग जाता है, मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस जैसे आने लगते हैं तो ये क्या होती है, यहाँ पर से एक क्लीवेज फरो बनाती है इस तरीके से अंदर को, और धीरे 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 आपस में मिलके क्या हो जाती है, डिवाइड होके दो बना देती है। ये बात हो रही है किसकी, एनिमल सेल की, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है, तो ये चुपचाप से क्या होता है, एक सेल होती है आपस में ऐसे 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 मिलती है और ऊपर वाला पार्ट ऊपर चले जाता है, नीचे वाला पार्ट नीचे आ जाता है। तो जब एनिमल की बात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि किस तरीके से उसमें डिवीजन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, जो ये जो बन रहा है, जो ये क्लीवेज फरो है, उसको क्या कहेंगे, मतलब सेंट्रीपीटल। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रीपीटल। और जैसे ही प्लांट सेल की बात करें उसमें कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्यों, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल आसानी से ऐसे डिसॉल्व नहीं होती है, उसमें क्या होती है, एक सेल प्लेट बनती है पहले, जैसे ये कोई दो बन गई थी, प्रोसेस सेम यही होगी, प्रोसेस यही होगी, लेकिन उसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, एक सेल प्लेट बनती है और ये सेल प्लेट धीरे धीरे आपस में डिवाइड होके सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देती है। ध्यान रखना कि एनिमल सेल की बात आएगी तो सेंट्रीपीटल, और अगर प्लांट सेल की बात आएगी तो सेंट्रीफ्यूगल, ये याद रखना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन बनेगा कि अगर कहीं पर किसी को चोट लग गई है, वुंड हीलिंग होती है, जो वुंड हीलिंग होती है वो कहाँ पर हो रही है, वो हमारे शरीर में हो रही है, हमारी बॉडी में हो रही है, और बॉडी में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। तो यहाँ पर कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। जैसे ही वो कहीं पर घाव हो गया, कहीं पर चोट लग गई, तो वो माइटोसिस डिवीजन होता है और वो सेल डिवाइड करके उस घाव को भर देता है। और ये कौन सी, देखो कोई भी घाव को भरने में हम कहते हैं ना एक दिन तो लगता ही है, क्योंकि यहाँ पर पूरी प्रोसेस हो रही है, 24 आवर्स की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स तो लगेंगे, इसलिए क्या होता है, घाव भरना एक दिन से शुरू हो जाता है। ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, अगर स्पर्म सेल है कितनी, मान लो 25 स्पर्म सेल हैं, ये कितनी सेल्स बनाएंगे, कितनी सेल का फॉर्मेशन करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, और बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैंने कहा था स्पर्म सेल क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी जर्म सेल है, यानी स्पर्म कहाँ बनते हैं, मेल में बनते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर माइटोटिक ना होकर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। और मैंने क्या कहा था, मियोसिस में एक सेल से 4 बनती हैं। अगर मान लो एक सेल 4 बना रही है तो 25 सेल कितनी बनाएंगे, 100 बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन उल्टा आ सकता है, मान लो 100 सेल को कितनी सेल ने मिलकर बनाया होगा, जब 100 सेल्स बनी हैं तो वो कितने सेल्स से मिलकर बनी होंगी, तो हम सीधे से उसका डिवाइड कर देंगे, यानी 25 सेल्स होंगी जिससे कितने बने होंगे, 100 सेल्स बनी होंगी। ठीक हो गया, ये समझ आ गया। अगर कोई भी आ गया कि लीवर की ये सेल है और लीवर की ये सेल बनने में इतना टाइम लगा या वो बना, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा देंगे, लास्ट में पूछेंगे कि डिवीजन कौन सा हो रहा है, तो आपको बता देना है वो सोमेटिक सेल्स होती हैं, तो उसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बने, देखो बहुत सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि आएगा कि सोमेटिक सेल में कैसा डिवीजन होता है, तो माइटोटिक, और जर्म सेल में कैसा होता है, मियोटिक। तो अगर स्पर्म में आएगा तो मियोसिस, ओवा में आएगा तो मियोसिस, बाकी जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो सब में कौन सा होता है, माइटोटिक होता है। और आ जाएगा कि एक पूरी सेल साइकिल में कितने घंटे लगते हैं, तो 24 आवर्स लगते हैं। और अगर ऐसा आ गया कि इंटरफेज में कितना टाइम लगता है, तो 23 आवर्स, क्योंकि एक ही घंटे में ये डिवीजन फेज हो जाती है। और डिवीजन फेज में भी क्या क्या हो जाता है, और ऐसा नहीं कि आप प्रोफेज कह दो, टीलोफेज कह दो, एनाफेज कह दो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले प्रोफेज ही होगी, फिर मेटाफेज ही होगी, फिर एनाफेज ही होगी, फिर टीलोफेज ही होगी। ठीक है, चाहे यहाँ को चाहे वहाँ को। साइटोकाइनेसिस क्या होती है, ये वाली, ये हो रहा है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का डिवीजन हो जा रहा है। अगर कैरियोकाइनेसिस आएगा तो उसका मतलब न्यूक्लियस से होगा, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन यानी टूट जाना। ऐसे ही साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का टूटना। यहाँ पर सेल 1 से 2 में टूट रही है, इसलिए इसको साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। और 1 से इसमें 4 बनती हैं, इसमें 1 से 2 बनती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, डबल डिवीजन हो जाता है। जैसे यहाँ पर तो बस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हो रही थी, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, और फिर उसके बाद यहाँ तक तो ये प्रोसेस होती है, उसके बाद दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसको कहेंगे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, फिर वैसे ही डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगी और सेल्स बन जाएंगी। अब इस प्रोफेज में भी बहुत अलग अलग प्रोसेस होती हैं, लिपोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन,
ये सब चीज़ें होती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना याद रखना कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इंटरफेस में, उसको पूरा प्रिपरेशन करते हैं, कैसे वो G1 में क्या करते हैं, S में क्या करते हैं, G2 में क्या करते हैं, ये कल की क्लास में एक बार आप देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। उसके बाद जैसे ही वो प्रोफेज में जाते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं, और जो उसके वो फिर पूरे उसमें फैल जाते हैं। जैसे ही मेटाफेज आता है तो वो सेंटर में जाके, और जो सेंट्रोसोम्स होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगते हैं। किसकी हेल्प से, ये जो यहाँ पर एक सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर होता है, उससे क्या होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। और एनाफेज में क्या हो जाते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम ऊपर वाले ऊपर पहुंच जाते हैं, नीचे वाले नीचे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही टीलोफेज में आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है और ऑर्गेनेल बनने लग जाते हैं। जितने की एक सेल में चीज़ें होती है वो प्रॉपर चीज़ें बनने लग जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, क्लीवेज बनता है, ऐसे करके अंदर अंदर जाता है। और एक स्टेज आती है कि दोनों सेल आपस में डिवाइड हो जाती है, इसी को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और अगर एनिमल में पूछेगा तो उसको कहेंगे सेंट्रोपीटल। और प्लांट में आएगा कि किसकी हेल्प से सेल डिवाइड हो जाता है, तो कहोगे सेंट्रोफ्यूगल प्रोसेस से होता है, और यहाँ पर सेंट्रीपीटल प्रोसेस से होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और मियोसिस के बारे में कल पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि इसकी भी अपनी भी एक स्टेज होती है और कैसे ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इसमें सिनेप्स की कंडीशन बनती है, टेट्राड बनते हैं, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपका पेपर मतलब बहुत नज़दीक है, 14 या 15 को आपका हो जाएगा। कम से कम आपके पास 8 या 10 दिन बचे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डीप में न घुस के आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखो, और अभी आप इसको अच्छे से पढ़ लो और मेहनत करो। और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डाउट्स होता है अपने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।